सेल इन पैरेलल यानी सभी सेल का अभी ईएमएफ होगा वो इक्वल होगा। अभी जो उनका वोल्टेज बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे उसको। और सेल का जो नंबर है वो जितना चाहे आप पैरेलल में लगा सकते हैं। और हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा और उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी सेम होगा, ताकि उन्हें ऐड किया जा सके, है ना। क्योंकि सीधे ऐसे E1 इंटू R1 R2 का कंसेप्ट अलग है ना, वो नहीं चलेगा। अभी अभी ओम्स लॉ वाला है हमारा सिंपल। तो सेल लगाते चले जाएं। और यहाँ इन सब के इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दें। जितने सेल आप लगाना चाहें लगा लीजिए। नंबर ऑफ सेल कर देते हैं n। ये जो हो गया आपका, ये n हो गए सारे। इन टोटल सबका ईएमएफ ई हो गया और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। और इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया इन सबको। उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया, यानी ये आपकी डिवाइस है, ये भाई। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है पैरेलल में सेम ही रहता है। पोटेंशियल अगर इस एक सर्किट को मिलता है, मान लीजिए एक सर्किट के रास्ते जाते हैं ऐसे, ठीक, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो करंट यहाँ से आ रही होगी आई, और दूसरे वाले से भी आ रही होगी कितनी, सेम, सब कुछ सेम है। तो ये करंट कितनी बार आएगी, n टाइम्स, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो करंट मिल रही है हमें वो कितनी मिल रही है सम्राट, n आई। और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास सभी सेल का टोटल, इन सब सेल का रेजिस्टेंस वो कितना है, 1/Rn, 1/R प्लस 1/R प्लस n/R तक जाएंगे तो ये हो जाएगा n/R, और ये Rn हो जाएगा R/n। मतलब एक R 1/R प्लस 1/R प्लस 2 1/R, तो 3/R 4/R 5/R। तो उल्टा करेंगे 1/R तो कितना हो जाएगा R/n। यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता। तो हमारे पास एक सर्किट तैयार हो गया जिसमें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज नहीं हुआ, पैरेलल में पोटेंशियल सबका वही रहा। तो यानी हमारे पास एक ऐसा सर्किट तैयार हो गया जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R/n, ईएमएफ उसका E हो गया, और उसमें करंट तैयार हो गई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर सर्किट से बाहर निकलने वाली NI, टोटल करंट बाहर। क्लियर, ये हमारे पास तैयार हो चुका। यानी ईएमएफ में कोई एडिशन नहीं है, R/n हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास R हुआ। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो करंट यहाँ से आ रही है ये वाली, यहाँ पे कितनी है NI। इस NI को हम क्या लिखते हैं, I0। यानी इसमें जो करंट है वो कितनी बना दी मैंने, I0। आई वहां पे थी तो यहाँ I0 हो गई। ओके। तो अब मैं देखता हूं कि जो ओम्स लॉ है इसमें कैसे लगेगा। यानी यहाँ पे जो करंट है इस सर्किट में बाहर आ रही है NI, इसी को मैं लिख दे रहा हूं I0। क्लियर। तो अब मैं लगा देता हूं इस पे कंप्लीट ओम्स लॉ। तो जो ईएमएफ है यानी I0 की जो वैल्यू है वो मिलेगी E/R प्लस
आर बाई एन। यानी सभी करंट जो है वो आई हुए तो एन आई पास हो जाएगी। टोटल करंट क्या मानी हुई है, आई नॉट, और है कितने, अलग 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 पार्ट से देखें तो एन आई है। यानी इंडिविजुअल करंट जो है वो आई है, और इस आर में एक्सटर्नल सर्किट में करंट एन आई है, जिसको मैंने आई नॉट माना, तो कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट ये बना, तो मैं आई नॉट मानूंगा इसमें। ओके, समझ गए। यानी यहाँ पे क्या खिचड़ी पकी हुई है वो समझ में आ गई, क्या बात। अब यहाँ से मैंने आई नॉट का वैल्यू निकाला, तो ये हो जाएगा मेरा ये वाली चीज़, लेकिन गया वैल्यू। तो मैं कहूँगा कि पोटेंशियल ड्रॉप इन आर, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वी, जिसे मैं कह देता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल। यानी डिवाइस में काम आने वाला पोटेंशियल कितना है, ये मान लो बल्ब है, क्या है, हैं? तो टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई नॉट आर। किसमें देखा जाना है सम्राट, किसमें देखा जाना है, इसमें, क्योंकि वो तो इंटरनल वाला तो लॉस हो गया। मैं बता रहा था, तो मैं कह रहा था सेल में अगर अपने आप में से करंट चले तो खराब भी होता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, तो काम क्या आता है जो बाहर वाला, तो ये हमारा यूजेबल है। हम्म, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट का वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, ई आर और आर प्लस आर बाई एन। तो अब इस एन को अगर नीचे एलसीएम बना लेते हो तो कैसा हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, एन ई आर, और इस आर के साथ से हट जाएगा और बड़े आर के साथ लग जाएगा। क्लियर, सब हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाए तो नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये भी फाइनल है वैसे नॉट मैथ। तो ऐसे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है बुक के अंदर, जैसे चाहे लिख दो, उससे कोई लेना नहीं है। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके सेल सब एक जैसे हैं। तो सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंस आपने निकाले हैं, और विकास की समझ में कुछ कम आए हैं, लेकिन फिर भी आ गए हैं। सवाल बन सकता है, अभी किरचॉफ्स रूल पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसके बिना हो सकते हैं सवाल। ठीक है, तो चलिए, सिंगल बैटरी ऑपरेटेड सर्किट, सिंगल बैटरी ऑपरेटेड सर्किट, इसमें हम अगर अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करें तो वो हम स्लो से हो जाती है। पैरेलल में हमें पता होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होते हैं, सीरीज में हमें पता होता है कि पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, करंट एक जैसी होती है, तो करंट को I1 I2 I3 मानकर हम अपना सर्किट पूरा कर लें, करंट को एज्यूम कर लें, वोल्टेज दे देंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, सब में करंट मिल जाएगी। सब में करंट मिलने की वजह से सब में IR हो जाएगा, सबका वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे मैं कह रहा हूँ 2 ओम। बैटरी जो मैंने यहाँ लगाई है उसका EMF है 10 वोल्ट। करंट इस तरफ को पास हो जाएगी। यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है ये वाला, ये लगाया है मैंने 2 ओम, ये लगाया है मैंने 3 ओम, और ये लगाया है मैंने 6 ओम। मेरा सवाल क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माय क्वेश्चन, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर
ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, यानी सब में मुझे अलग अलग करंट चाहिए और उसके बाद जब मुझे सबकी करंट मिल जाएगी तो सबका V इक्वल टू आई आर अपना अपना चाहिए मुझे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं सर्किट को मॉडिफाई करते हुए चलता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये सर्किट अगर मॉडिफाई हो जाए तो इसके स्टेप कैसे होंगे। तो पहला स्टेप कैसा होगा इसका विकास, सर्किट मॉडिफिकेशन कर लें, इन दोनों को पैरेलल में लगा लें तो कितना बन जाता है ये 1/3 1/6 2 ओम बन जाता। 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/R। अगर इसको कर लें कितना हो जाता है यहाँ का R 1/R, R1 मान लें 1/3 प्लस 1/6 तो R1 हो जाता है 2 ओम। ओके, क्योंकि इसको बच्चे उल्टा करना भूल जाते हैं, 1/R को लिख देते हैं 1/2। टीशा तो अक्सर कर देती होगी ऐसा, क्यों टीशा? हाँ ये हो गया। चलिए उसके बाद इंटरनल बैटरी पे जो आता है, बैटरी का इंटरनल आता है उसको भी देख लेते हैं वो कितना है। वो भी 2 है और बैटरी कितने की है ये 10। तो करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है यहाँ से, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, एक ही लाइन पर है 6, तो जो हो गया 10/6, क्योंकि सारा जो आर बनेगा सर्किट का वो हो जाएगा 6। तो ये एम्पियर में करंट आ गई जो यहाँ से चली है, ये चली है करंट यहाँ से। ठीक, ये करंट कितनी आ रही है 10/6 यानी 5/3। पक्का? तो यहाँ मोटी बुद्धि का काम है, यहाँ को ज़्यादा बारीक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा हिसाब किताब है बस। इसके बाद यहाँ तक पहुँचते 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 इसमें कितने करंट जाए, सेम जाएगी 5/3। ठीक है, क्योंकि ये तो तार बड़ा है, एक ही सेम तार है, ये तो वायर तो सेम एक जैसा है। एंड आफ्टर दैट द करंट विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन पैरेलल, दैट विल बी I1 सपोज एंड दैट सपोज इक्वल टू I2। तो I जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है I1 I2 में और यहाँ से फिर वापस वो मिल गई है, फिर बन गई है I। तो यानी यहाँ पर हमने देखा कि भाई I1 का बंटवारा हुआ, ज़रूरत के हिसाब से हुआ, पोटेंशियल इक्वल हुए, तो वो हो गई I1 प्लस I2। और ये भी हमने देखा कि यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है पैरेलल में इस सर्किट में, वो इस सर्किट के इक्वल है और वो होता है IR, V इक्वल्स टू IR। तो ऊपर का IR इक्वल टू नीचे का IR, तो ऊपर का IR कितना होगा 3I1 क्यों सम्राट IR, और नीचे वाला 6I2। तो पता लगा लिया मैंने कि I1 जो है 2I2 है। इसके लिए मुझे को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, इसके लिए चॉकलेट वगैरह लाने जाए तो टॉफ़ी में काम चल गया मेरा। क्यों विकास? इसीलिए मुझे फ्रांस से चॉकलेट तो नहीं मंगाना पड़ा ना, किटकैट। जो आदमी कुछ भी नहीं खाता और कुछ भी गलत चीज़ नहीं पीता वही बेचता है। अक्षय कुमार कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच पीते, अक्षय कुमार ने 6 साल तक थम्स अप बेची है, पहाड़ से कूदिंग लगाई है, थम्स अप में जान है। देखो चंडीगढ़ का लौंडा है, क्या नाम है उसका, आयुष्मान खुराना, वो किटकैट खा रहा है आजकल, मतलब किटकैट का ऐड चला रहा है वो। तो मुझे तो खुद किटकैट खाता है क्या? नहीं, नहीं खा सकता, उसे पता है चॉकलेट खाने से क्या होता है। अगर प्रसिद्ध हो जाए कोई व्यक्ति, समाज उसको जानने लगे, तो वो आंखों में धूल झोंकना शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए आगे चलिए। क्या ये रिलेशन डेवलप हुआ और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन द टोटल करंट इज 5/3
and I1 plus I2, and here we can put the value of I1. It will be easy to put as 2I2. क्यों विकास, बात हजम हुई कि नहीं? हजम हुई तो ठीक है, नहीं तो हाजमोला ले देंगे हम, वे अमिताभ बच्चन साहब आ जाएंगे और क्या हाजमोला। तो I2 मिल गया कितना, 5/9। और I now that the I1 equals to 2I2, that will be 10/9 ampere. Okay. Now if we have the current separately in all the different resistors, we can find the potential drop across each resistor. Now, what is the potential difference across this? We can say that this is R1, this is R2, this is R3. So the potential difference across R1. तो V I R1, कितना I बना था वहां पे, 5/3, और कितना था इसका रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 10/3 वोल्ट इसने कंज्यूम किया। I1 R2 कितना I1 बना था सम्राट, 10/9। तो इसे V1 लिख देते हैं, इसे V2 लिख देते हैं। I1 10/9 हुआ था, और R2 3 हुआ था। तो ये वोल्ट कितना हो गया, 10/3 वोल्ट। और V3 कितना हुआ, सेम आएगा V3, चाहे देख लेना। I कितना है, I2 5/9, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 6। तो कितना आया देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्यों टीशा आ गया 10/3। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम आ जाती है। जरूरी नहीं है कि हम किरचॉफ रूल्स लगाकर करंट निकालें, एक सिंगल बैटरी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, एक सिंगल बैटरी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और सिंगल बैटरी अगर सीरीज में लगी हो तो वो चाहे अलग अलग वोल्ट की भी हो तो भी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके पोटेंशियल डिफरेंस सब्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं या ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे सीरीज में जैसे मैंने जोड़ा था, तो कॉन्फिडेंस मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो डिफरेंट बात है, किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम उसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पावर कंजप्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यही पर बहुत सिंपली हम देख लेंगे पावर जो है वो कैसे कंज्यूम होती है। इसी क्वेश्चन पे निकल जाएगा वो भी, उसका न्यूमेरिकल भी यहीं पे डन हो जाएगा। पावर कंजप्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पावर का जो कंजप्शन है बेसिकली वो हीट में जाता है, रेजिस्टर उसको खराब करता। ठीक, यहाँ पर केवल उसी की बात हो रही है। ये तो पावर इज एज ए लाइट दैट इट यूटिलाइज पावर, ये वो पावर नहीं है जो खराब हो, जो हीट में लॉस कर दे वो पावर लॉस है। और अगर हम हीटर ही चला रहे हो सर्दियों में तो अलग ही बात है, फिर तो फायदा ही है उसका। तो यहां पर हम कह रहे हैं व्हेन करंट passes through any resistor, the work done by voltage source
क्योंकि वो कौन करेगा पास, इसको वोल्टेज वाला ही करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करेगा। तो ये हो जाता है, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज होता है आई इंटू टी, कितने टाइम के लिए, वी हो जाता है आई आर। तो वर्क बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। तो वर्क अपॉन टाइम हो जाती है पावर आई स्क्वायर आर, और यूनिट हो जाती है वाट। जैसे पावर जो बनी वो बनी आई स्क्वायर आर। ऐसा जनरल फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है जो कभी धोखा नहीं देगा। इसके अलावा अगर इसे कुछ ऑल्टरनेटिव देखूं मैं, तो मुझे मिल जाते हैं पावर आई आई आर, पावर आई वी हो जाती है, क्योंकि आई आर तो वी है, पोटेंशियल है, पर ये पोटेंशियल पर्टिकुलर रजिस्टर का है, इस बैटरी का नहीं है। अगर मैं कहूँ पावर वाला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो तुम ये वाला पोटेंशियल लगा दोगे? ये नहीं लगता। अगर इसकी पावर पूछ रहा हूँ तो इसी का पोटेंशियल लगेगा। इसलिए मैंने कहा करंट वाला फॉर्मूला भरोसेमंद है, करंट वाला फॉर्मूला भरोसेमंद है, वो धोखा नहीं देगा। तुम जान लोगे कि इसमें कितनी करंट है, तो आई स्क्वायर आर पर चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आई, इस आई को लिख दूं वी अपॉन आर, तो क्या बन गया पावर फिर से वी स्क्वायर बाई आर, हो गया। ये भी भरोसेमंद नहीं है, पैरेलल में काम कर देता है, लेकिन ये भी भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इससे हम एक आइडियोलॉजी लगा लेते हैं कि पावर कंपैरिजन कैसे होगा, लेकिन ये भी भरोसेमंद नहीं है। जनरल फॉर्मूला नहीं है, फंक्शनल फॉर्मूला नहीं है। पावर इज अ फंक्शन ऑफ करंट and directly proportional to the square of current. The resistance is constant. तो अब यहाँ बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि किस किस रेजिस्टेंस में क्या क्या पावर होगी। P1 कितनी करंट बनी इसमें विकास, 5/3, 5/3 का स्क्वायर हो गया बच्चे 2 वॉट। दूसरे में बताइए सम्राट, यहाँ कितनी करंट बनी थी, 10/3 बनी थी। कितनी करंट बनी थी, 10/9। तो उधर तो करंट ज्यादा बननी चाहिए थी बेटा, 10/3 बनी होगी, देखो जरा। भाई यहाँ पे जो करंट ये है ना, ये करंट, इसमें कितनी करंट बनी थी, यहाँ पे I1, ये है I1, 2I2, 10/9। हाँ तो 10/9 थी ना I1 में। हाँ तो 10/9 स्क्वायर रजिस्टर कितना है 3, ये भी वॉट हो गया। P3 इसमें कितनी थी, आधी करंट थी 5/9, और ये था कितना 6 था ये, तो इसमें इतने वॉट हो गई पावर। ठीक, तो ये हो गया इंडिविजुअल पावर। एनी डाउट विकास, कोई डाउट आया कहीं, कोई दिमाग में कोई खिचड़ी पिचड़ी पक गई, कोई चॉकलेट पकलेट तो नहीं खा ली ना? हाँ, गुड़ खाया करो, गुड़, गुड़ मालूम है, गुड़, गुड़ नहीं पता? अरे वो अरे मोलासिस गलने वाला सूखा हुआ गुड़ लाल रंग का, हाँ खाया करो, उसमें है जान। 40-50 रुपये किलो गुड़ खाया करो। इतना सा गुड़ खा लिया और 1 गिलास लिया दूध का, और गुड़ तोड़ते गए टक दूध पीते गए, तोड़ते गए टक दूध पीते गए। क्या बात है गुड़ में यार, पत्थर का हो जाए शरीर आदमी का। हाँ,
यार कैमरा लगाए घर मत आया कर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड लॉ? तो रूल क्या है, कहीं भी टूट सकता है। लॉ क्या है भाई? नेचर है। तो नेचर से ही कुछ देखा गया, सोचा गया कुछ। मैंने एक बात बताई तुम्हें कि कॉन्वेंशनल करंट पर हम बात करते हैं, करंट के बारे में हम बात नहीं करते हैं। करंट के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करती है, चार्ज का कंजर्वेशन है उसमें। तो हम कन्वेंशनल करंट पे जब आएगा तो फिर क्लियर सी बात है। तो क्या कहता है इसका फर्स्ट रूल, क्या कहता है? ये कहता है एलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी junction in electrical circuit is equal to 0। यानी अगर कोई सर्किट है और उसमें कोई जंक्शन है तो जंक्शन करंट को नहीं खाएगा, कंज्यूम नहीं करेगा। कोई करंट आ रही होगी जितनी उतनी वापस उस पे से निकल भी रही होगी। ये हमारे पास जंक्शन ओ है, इन करंट के कुछ नाम दे देते हैं। I1, I2, I3, I4 और I5। तो हम क्या कहते हैं कि आने वाली करंट को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो जाने वाली को नेगेटिव मान लें और टोटल करते हैं 0। तो जंक्शन रूल क्या कहेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहेगी कि आने वाली करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और जाने वाली क्या है, -I4 -I5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट। निकलने वाली करंट को जोड़ दें तो इक्वल हो जाएगी जितनी उसमें एंटर कर रही है। तो यहाँ लिख लेते हैं एट एनी जंक्शन द सम ऑफ इनपुट करंट is equal to the sum of output current। करंट्स कर देते हैं, ऐसे यूं कर देते हैं। द रूल इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है ये रूल? इसका भी तो पता होना चाहिए रूल किस पर बेस है। द रूल is based on conservation of charge।
यानी जब करंट जंक्शन पर पहुंचती है, तो उसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इनपुट हो जाता है और उसी में बाहर निकल जाता है, फिर से वो इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कर लेती है। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज आती है, एक पॉजिट्रॉन मिले एक इलेक्ट्रॉन मिले तो बन जाए दो फोटोन। यू नो वेल अबाउट फोटोन। फोटोन क्या होता है? रेडिएशन। समझ रहे हैं? जब करंट किसी जंक्शन को पार करती है तो इस जंक्शन पे कंजर्वेशन हो जाया करता है, यानी कुछ एनर्जी रेडिएशन में डेवलप हो जाती है, लेकिन वो खराब नहीं होती, वो आने वाले रास्तों में बढ़ जाती है। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है रेडिएशन एनर्जी का, रेडिएशन एनर्जी न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जाती है, तो फिर से वही करंट वापस मिल जाती है आपको। नॉट एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज नहीं है। जंक्शन के ऊपर गिनेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आए गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इससे पहले गिनिए इसके बाद गिनिए, क्योंकि जंक्शन पे क्या होता है? रेडिएशन डेवलप हो जाता है, और रेडिएशन डेवलप के लिए फंडा क्या है? ये वाला। और कहाँ होती है ये घटना? ये घटना होती है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि चलते इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर से उनकी अट्रैक्टिव पावर या पकड़ कम ढीली होने लगती है, कम ज़्यादा होने लगती है, उनके ऑर्बिट बदलने लगते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से वो रेडिएशन फिर वापस उन्हें मिल जाया करता है, एटम टू एटम, फिर वही करंट वापस मिल जाया करती है। तो इसलिए कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये रूल। क्लियर? अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे इसे बेस ना करूं तो बहुत सारी हीट यहीं से निकल जाएगी, जंक्शन से खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा मामला। तो चलिए करंट का एक सर्किट सा बना दूं, सर्किट सा, तो बताओ किसमें कितनी करंट होगी। यहां से मैंने 3 एम्पियर दिया, यहां से 1 एम्पियर दिया, यहां से मैंने 2 एम्पियर लिया, यहां पे मैंने 2 एम्पियर दिया, यहां से मैंने 8 एम्पियर लिया, यहाँ पे जो करंट है वो है I1, मुझे मालूम नहीं है किधर को है, मुझे ये भी मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता वो किधर को है। यहाँ पर करंट है I2, मुझे नहीं पता वो कितनी है और किधर को है। तो अप्लाइंग द जंक्शन, कितने जंक्शन हैं? 1 2। तो मुझे I1 I2 के बीच में रिलेशन बताइए और उनकी डायरेक्शन किस तरफ को आप मान के चलते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दे दूंगा तो दूसरा निकाल दोगे, तुम बहुत शैतान हो। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, सवाल में ही जवाब है, तो हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि सवाल में ही जवाब है। क्या जवाब मिलेगा उसका? निकालो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए पहले जंक्शन ए को देख लेते हैं, ध्यान देंगे जरा। जंक्शन ए कितनी करंट आ रही है? 3 और 1। तो ए जंक्शन पे क्या हो रहा है? एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है तो कुल ट्रेन आ रही है 3 + 1। कितनी ट्रेन जा रही है? एक 2 जा रही है, एक I1 जा रही है। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया? 4 - 2 यानी 2। और किस तरफ को आया? इस तरफ को आ गया 2। देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा मामला फिर?
कितनी करंट जा रही है, आ रही है 4, इधर को कितनी चली गई 2, तो बाकी 2 को इधर को जाना पड़ेगा, मजबूरी है। ये तो कहाँ जाएगी। अब यहाँ देखिए जंक्शन बी, जंक्शन बी पे कितनी करंट आ रही है, I1 यानी 2 और 2 4, और जा कितनी रही है 8। ठीक, तो 4 कहाँ से दोगे, यहां से लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी। ये I2 है, ये लानी पड़ेगी तुम्हें, तभी तो 8 पूरे होंगे। भाई यहाँ पे कितनी है, आई है 4, गई कितनी 8, तो यहाँ से कितनी लाओगे 4 लानी पड़ेगी, तो I2 मान के देखें तो कितनी हो गई I2 4 एम्पियर, यानी यहाँ पे 4 एम्पियर ऊपर से लाओ तो बात बनेगी। कंफर्म, ओके। अब कहते हैं कि इस लॉ को सर्किट पर प्लॉट कैसे करते हैं। अगर कोई सर्किट है तो इस लॉ को सर्किट पर प्लॉट कैसे करते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप प्लॉट कर सकते हैं। बात यह है कि रूल को लगाने का बस यही तरीका है कि किसी पॉइंट पे जो करंट आती है जंक्शन पे, वो जाने वाली के सम के इक्वल होनी चाहिए, लगाने का सिंपल सा तरीका है। तो करंट प्लेटिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें कहीं रेजिस्टेंस लगे होंगे, कहीं वोल्टेज लगी होंगी, कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस लगे होंगे, कहीं कुछ भी लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ 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 कुछ भी। तो आप इसमें आई कहीं भी मान सकते हो, जहां आपको ठीक लगे। मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से मान लिया, इधर से कोई करंट जाती है मेरी आई, फिर मैंने मान लिया कि इधर से मेरी करंट जाती है I1 और इधर को चली जाती है I2, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, क्योंकि ऐसा मैंने माना। अब देखेंगे जरा, यहां से कितनी करंट आ रही है I1, I1 यहां से कितनी आ रही है I2, तो यहां से कितनी जाएगी I। तो इसी तरीके से अगर मैं इस I2 को ऊपर करते हुए मान लूं, अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दूं, ऐसे कर दूं मैं इस सर्किट को, इधर से कितने लाऊं मैं I, इधर से ऊपर ले जाऊं कितनी I2, आगे बढ़ा दूं कितनी I1। यहाँ का रूल क्या हो जाएगा, I प्लस I2, I प्लस I2 इक्वल्स टू I1। क्यों विकास, यहाँ का रूल यही हो जाएगा, I2 प्लस I इक्वल टू I1। उसके बाद इधर से I1 आएगी, इधर से I2 जाएगी, और इधर से I जाएगी। ठीक, फिर कहानी को वही कहानी बन गई। देखो यहाँ से कितनी करंट आई I1, और किस किस में बट गई I2 और I। तो जैसे चाहे अज्यूम करिए, जैसे चाहे अज्यूम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब सर्किट लॉ लगेगा तो आंसर अपने आप ठीक दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जंक्शन पर जीरो कर दे बस,